चलो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ कल वाला, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, कल हमने ओके। चैप्टर 1 शुरू किया था, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। उसमें सबसे पहले हमने किया था कि हमारी जो ऑडिट है उसकी डेफिनेशन क्या है, कि ऑडिट क्या है, कि इसको ना चार पार्ट्स में तोड़ के याद करेंगे। पहला पार्ट इसमें क्या है, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सेकंड इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड इज independent examination of financial information of the entity, whether the entity is profit oriented or not, irrespective of the size and nature, लीगल irrespective of the फॉर्म। size or legal form, with a view to form an opinion thereon in the audit report, is called as audit. उसके बाद हमने पढ़ा था that the auditor need to obtain the certain evidences so that he has to conclude that financial statement will not mislead anybody. अगर उसको ये कहना है कि आप किसी को मिसलीड नहीं कर रही हैं, तो उसको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे अकाउंट्स एज पर द बुक्स ऑफ एंट्रीज बने हुए हैं, हर एक एंट्री का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कोई भी एंट्रीज ओमिटेड नहीं हुई है, हर एक एंट्री क्लियर एंड अनएम्बिगियस है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्राइब और डिस्क्लोज भी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या है, मतलब रिलेशनशिप कैसा है अदर ऑडिटिंग के साथ, अदर अदर प्रिंसिपल के साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है, जैसे ऑडिट अकाउंट के साथ कैसे लिंक है, भाई अकाउंट का ही रिजल्ट आएगा तब तो उसको ऑडिट करेंगे हम, देयर इंटरलिंक विद ईच अदर, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऑडिटिंग एंड लॉ कैसे, अब एंटिटी के ऊपर एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, तो ऑडिटर को हर एक रूल्स रेगुलेशन लॉ का पता होना चाहिए ताकि वो चेक कर सके कि एंटिटी ने उसका कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। थर्ड इज ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या है, कि उसको ह्यूमन बिहेवियर की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो देख के पता लगा सके कि कौन सा इंप्लॉइज फ्रॉड में इंडल्ज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ऑडिट एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक क्या है, कि ओवरऑल फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है एंटिटी का, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। फिर स्टेट्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स उसको काउंटिंग आनी चाहिए, किस तरह से काउंटिंग करनी होती है। स्टैटिस्टिक्स कैसे, जैसे उसको सैम्पलिंग अप्रोच अप्लाई करनी आनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग की किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करता है, किस तरह से डाटा उसका प्रोसेस होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एंटिटी किस तरह से अपना फाइनेंस मैनेज करती है, वर्किंग कैपिटल वो कहां से लेके आती है, उसको भी ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन कैसे वेरीफाई करता है, अगर ऑडिटर कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ऑडिट करेगा तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटिटी ओवर प्रोडक्शन कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंडर प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन की भी उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट का पहला ऐसे शुरू किया था, दैट इज एसए 200। 200 क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव, उसके सबसे पहला उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, एब्सोल्यूट नहीं लेनी है। रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेनी है, ये जानने के लिए वेदर द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या एफएस के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट ना हो, इस चीज के लिए उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। थर्ड, ओपिनियन किस में एक्सप्रेस करना है, रिपोर्ट इशू करनी है, और रिपोर्ट सिर्फ इशू ही नहीं करनी, रिपोर्ट सामने वाले को कम्युनिकेट भी करनी है। उसके बाद ये रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट से अलग होती है। एब्सोल्यूट क्या होता है सर, एब्सोल्यूट एक गारंटी होती है कि मैं ना मतलब गारंटी दे रहा हूँ कि ये चीज तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, बट एनोटर कांट से दैट, वो सिर्फ रीजनेबली कह सकता है कि मेरे अनुसार ठीक है, बाकी कल को कुछ गलत हो सकता है। फिर हमारा मिस स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ गलतियां हैं, चाहे वो जाने में हो चाहे वो अनजाने में हो, दोनों चीजें ही मिस स्टेटमेंट के अंदर कवर की जाती हैं, कॉल्ड इज मिस स्टेटमेंट। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। एनी डाउट बोथ ऑफ यू? नो? नो सर। ओके फाइन। देखो, आज जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है, इसका मैं आपको बेस बताता हूँ सबसे पहले। इसका बेस क्या है, बेस हमारा है दैट इज स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। स्कोप का मतलब होता है एरिया। सर एरिया किस चीज का, एरिया जहां पे ऑडिटर को अपनी ऑडिट परफॉर्म करनी है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो आप इसका। सर एग्जांपल क्या, हमने लॉ में एक सेक्शन पढ़ा था दैट इज 144, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, कि कुछ सर्विसेज ऐसे जो ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहां पे हम स्कोप में क्या पढ़ेंगे कि क्या ऑडिटर कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता। ओके, मतलब उसके स्कोप के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या चीज उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, ये हम आज पढ़ेंगे। जैसे अब एग्जांपल मैं आपको एक दो और दे देता हूं। बात है हमारा स्कोप का एग्जांपल। स्कोप का एग्जांपल जैसे जो ऑडिट होती है ना, वो हमेशा हमारी क्या होती है, एग्जामिनेशन। कभी भी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वो सिर्फ एग्जामिनेशन होती है। सर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि सामने वाले ने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया है और मुझे वो फ्रॉड पकड़ना है, जैसे रेड होती है। रेड को हम इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं, बट आप लोग सोच के देखो क्या ऑडिट रेड की कैटेगरी में आती है, नहीं। ऑडिट सिर्फ अपेरेंट एग्जामिनेशन होती है। तो स्कोप में क्या आता है,
क्या नहीं आता? क्या आता है? दैट इज एग्जामिनेशन। और क्या नहीं आता? दैट इज इन्वेस्टिगेशन। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे उसको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बट वो 144 वाली सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकते जो आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस होगा। कॉम्पिटेंस मतलब जो वो नहीं कर सकता, जो आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस है वो सर्विस भी वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ओके, तो आज का कंटेंट हमारे यहीं से शुरू हो रहा है, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है? बेस मैंने आपको बता दिया। स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है कि क्या ऑडिटर कर सकता है और क्या ऑडिटर नहीं कर सकता। सबसे पहला इसमें आता है कि स्कोप के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है। क्या चीज इंक्लूड होती है मतलब क्या वो कर सकता है, क्या वो कर सकता है। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड, मतलब क्या वो नहीं कर सकता, जो उसके दायरे के बाहर आती है वो चीज वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हमें इनके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। क्या एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि क्या वो कर सकता है क्या वो नहीं कर सकता। फर्स्ट इज cover all the aspect of the entity. The audit should be organized adequately to cover all the aspect of the entity. क्या वो कर सकता है? वो डिसाइड कर सकता है। क्या डिसाइड कर सकता है कि ऑडिट मुझे इस तरह से करनी है कि सारे के सारे एक्सपेक्ट कवर हो जाए। सर सारे के सारे एक्सपेक्ट का मतलब समझाओ, हम तो नहीं समझ में आया। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, ये हमारी बैलेंस शीट है पूरी, ये मेरी कंप्लीट बैलेंस शीट है। इसमें दो चार पार्टिकुलर्स में डाल लेता हूँ, दैट इज शेयर कैपिटल हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, कैश हो गया और बैंक हो गया। अब कोई एक्स पर्सन है, वो एक्स पर्सन इस बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहा है, तो उसका क्या ड्यूटी बनती है कि वो सिर्फ शेयर कैपिटल वेरीफाई कर ले और सिर्फ कैश वेरीफाई कर ले, बाकी सब चीजों को छोड़ दे। इज इट सो? बताओ, ऐसा होना नो सर। चाहिए? नहीं। नहीं। नो। उसको क्या करना है? उसको ये भी वेरीफाई करना है, 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 चाहे सैंपलिंग से कर ले, पर करना सारा ही है। तो पहला स्कोप हमारा क्या इंक्लूड हुआ? टू कवर ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ द एंटिटी, कि सारे के सारे एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? एरियाज, कि जितने भी हमारे एरियाज हैं वो सारे के सारे उसको कवर करके चलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग छोड़ दिया, पीएनएल बैलेंस शीट वेरीफाई कर ली, ट्रेडिंग वेरीफाई कर लिया, बैलेंस शीट वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ पीएनएल वेरीफाई कर लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं, उसको 360 डिग्री पे सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा, चाहे सैंपलिंग अप्लाई करके कर ले, बट करना उसको सारा ही पड़ेगा। Second, reliability and sufficiency of financial information. By making a study and assessment of the accounting system and internal controls, and by carrying out the appropriate test, inquiries and procedures. अब यहाँ पे पहले इस बात का मतलब समझिए आप। अब दूसरा उसके स्कोप में क्या आता है, बात हम पढ़े स्कोप कि क्या चीज उसके स्कोप में आती है। सेकंड वन इज टू वेरीफाई द रिलायबिलिटी। अब मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने क्लाइंट के पास जाके ये पूछा कि सर आपकी सेल कितनी है आपकी बात, बोला 5.5 सीआर मेरी सेल है आपकी बात, बोला अच्छी बात है। मैं बोला सारी ट्रू होगी ना, कोई आपने फॉल्स तो नहीं दिखा रखी, बोगस तो नहीं दिखा रखी? बोले नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं उसके बात पर रिलाई कर लूं या मुझे डॉक्यूमेंट्स लेके वेरीफाई करना पड़ेगा? बताइए। डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली बाय। डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए जो भी मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आई उसकी मुझे रिलायबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। जैसे 5.5 सीआर की सेल थी, अब उसने मुझे सेल के क्या दिए? इनवॉइसेस। मेरा ऐसा पर्पस नहीं कि इनवॉइस को मैं एज इट इज एक्सेप्ट कर लूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी क्या चेक करूं? रिलायबिलिटी, की कहीं वो बोगस तो नहीं है, कि सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रखे हो, झूठे भी दिखा रखे हो, रद्दी के भाव ला रखे हो, वो ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए सेकंड स्कोप में क्या आता है? सेकंड स्कोप में आता है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला क्या, उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि सारे के सारे एरियाज कवर करे। सेकंड ड्यूटी उसकी क्या बनती है स्कोप में, कि वो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करे कि इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। और वो करेगा कैसे? सामने ध्यान दो एक बार। अब वो रिलायबिलिटी को चेक कैसे करेगा? स्टडी करके। क्या स्टडी करके? अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करके, कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कैसा वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसे वो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, वो सब। एंड देन बाय इंटरनल कंट्रोल्स एंड कैरिंग आउट द एप्रोप्रिएट टेस्ट इंक्वायरीज, या फिर इंक्वायरी करके
टेस्ट परफॉर्म करके, टेस्ट क्या होता है, वेरिफिकेशन करके, या फिर इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करते हैं। इंटरनल कंट्रोल आगे बताऊंगा मैं जब टाइम आएगा क्या होता है एक्चुअली। अभी आप सोचो कि ये भी एक सेफ्टी मेजर होता है कि उन्होंने वो सेफ्टी मेजर्स लगा रखे नहीं लगा रखे, ताकि हमारे मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट हो सके। गॉट इट। तो ये चीज करके वो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक कर सकता है। और थर्ड वन इज जो उसके स्कोप में आती है, वो है हमारा प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जो भी चीज शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो उसने प्रॉपरली क्या कर रखी हो, डिस्क्लोज कर रखी हो। आया समझ में? तो स्कोप के अंदर तीन चीजें कवर होती हैं। पहला, ऑल द एरियाज को कवर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है, फिर सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपरली, सभी इंफॉर्मेशन के प्रॉपरली डिस्क्लोजर्स चेक करना है कि प्रॉपरली डिस्क्लोजर्स ने कर रखा हो। अब डिस्क्लोजर चेक कैसे करना है ये हम देखेंगे। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether relevant information is properly disclosed in the financial statement। relevant information का मतलब क्या है सर यहाँ पे? relevant information का मतलब है जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज होनी थी, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीजें डिस्क्लोज करनी थी, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करी गई है या नहीं करी गई है, वो कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा, वो उसके स्कोप में आता है। The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies. Whether such selection is proper, whether chosen policy has been applied consistently on period to period basis. उसको चेक करना है कि उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी सही से लगा रखी है नहीं लगा रखी है, और वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुई है या नहीं हुई है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल कैसे? अब आप लोग ये 12th में पढ़ के आते हो कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो किस बेसिस पे बनती है? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। गोइंग कंसर्न बेसिस क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि हमारी एंटिटी फॉरएवर चलती रहेगी, नियर फ्यूचर में वो लिक्विडेट नहीं होगी। ओके, तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो ये जम्पशन लगाई है उन्होंने, जो ये पॉलिसी वगैरह लगाई है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुई है या नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि 2022 में उन्होंने इन्वेंट्री को कोष और एनआरवी पे रिकॉर्ड कर रखा हो, विच एवर इज लेस पे, जो हम करते हैं एस टू के हिसाब से, और 2023 में उसने क्या किया, 2022 में कोस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, 2023 में एनआरवी पे कर लिया, फिर 2024 में फिर से कोस्ट पे कर लिया। उसका कोई सिस्टम ही नहीं है कि विच एवर इज लोअर, वो देख ही नहीं रहा। तुम ये देखना है कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही है, नहीं लगातार वो चीज अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड इज अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस। तो आपको पता है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी होती है, दैट इज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो हमेशा हिस्टोरिकल बेसिस होती है। क्यों हिस्टोरिकल बेसिस, कोई बताएगा? व्हाई इट इज सो? हिस्टोरिकल बेसिस कैसे? हिस्टोरिकल बेसिस मतलब सर उसकी इनिशियल वैल्यू जो उसको रिकॉर्ड करी थी हमने। ना, हिस्टोरिकल देखो दो बेसिस होते हैं हमारे, एक होता है हिस्टोरिकल बेसिस और एक होता है फ्यूचरिस्टिक बेसिस। अब ये बताओ मुझे दीपांशु, सोच के, एफएस में कौन सी चीज रिकॉर्ड करते हैं, जो हो चुकी या जो होने वाली है? जो हो हो चुकी चुकी है। जो हो चुकी, ऑब्वियसली दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल बेसिस। ठीक है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि एफएस हमारी हिस्टोरिकल बेसिस पे ही बनी गई हो, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स पहले एक और हो चुकी हैं वो सारी की सारी उसने रिकॉर्ड कर दी हो। ये बात है हमारा। अब रिवाइज करें इसको हम। अभी हमने पढ़ा स्कोप। स्कोप में हम क्या देखेंगे? सबसे पहला हम क्या चार्ट बना लेना ये साइड में। स्कोप में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं स्कोप में, दैट इज उसको सारे एरियाज कवर करने हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है। थर्ड, उसको डॉक्यूमेंट्स की, नोट डॉक्यूमेंट्स की, इट्स डिस्क्लोजर चेक करना है कि प्रॉपरली सारी चीजें डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई है। डिस्क्लोजर में वो क्या देखेगा? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिस्क्लोज हुई हो। ओके, और हिस्टोरिकल बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी वो रिकॉर्ड हो गई हो, पूरी की पूरी डिस्क्लोज हो गई हो, और पॉलिसीज की पॉलिसीज प्रॉपरली अप्लाइड करी गई हो, ऐसा हो जाएगा ये स्कोप में हम पढ़ रहे हैं कि इनमें मतलब क्या चीज स्कोप में आती है। डन करो, फिर आगे चलता हूं मैं। हरी up। डन सर। डन सर। अब उसके बाद देखो पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड। क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, मतलब क्या चीजें ऑडिटर नहीं कर सकता? सोच के बताओ क्या चीजें नहीं कर सकता वो।
सबसे पहला, हाँ बोलिए दीपांशु। अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता। जैसे बुक कीपिंग, या फिर कह सकते हो आप अकाउंटिंग, राइट। एक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता वो। ओके। और तीसरा हम कह सकते हैं थर्ड, दैट इज आउटसाइड हिज स्कोप, जो उसके स्कोप से बाहर है, जो उसकी कंपिटेंस से बाहर है, वो काम वो नहीं कर सकता। पढ़े इसको एक बार, आसान सा टॉपिक है ये। देखो, व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड? फर्स्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। मतलब जो उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है, जिस चीज की उसको नॉलेज नहीं है, वो काम उसको नहीं करना। आया समझ में? मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑडिटर कभी भी एक वैल्यूअर नहीं होता। वैल्यूअर के लिए अलग से एक्चुअरीज होते हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं। क्या ऑडिटर ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी निकलेगी बाद में फ्यूचर में, या फिर आपको कितना नुकसान हो सकता है? क्या ऑडिटर कभी भी एस्टिमेट्स बना सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसकी कंपिटेंसी नहीं है। उसको सिर्फ ऑडिट करनी आती है, उसको वैल्यूएशन करनी नहीं आती है, तो उसको वैल्यूएशन भी नहीं करनी। It is not expected from the auditor to determine suitability and life of a civil structure like building. These require different skill set which may be performed by qualified engineers in their respective field. इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे एक सीए गोपाल है, इसका एक क्लाइंट है, दैट इज दीपांशु दुआ। अब दीपांशु दुआ के पास एक प्लॉट है। अब प्लॉट पे इसको एक बिल्डिंग बनानी है। ये चाह रहा क्यों ना मैं इस पे एक बिल्डिंग बना लूं। इसने गोपाल पे अप्रोच किया। गोपाल से इसने क्या बोला कि आप सीए हो, आप मुझे बिल्डिंग डिजाइन करके दे दो। बताओ, क्या सीए गोपाल ये कर सकते हैं इसकी बिल्डिंग डिजाइन? डिजाइन करने का काम किसका था? आर्किटेक्चर का होता है, राइट, या सिविल इंजीनियर्स का होता है। तो सीए को वो काम नहीं आता होता, तो उसको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से स्किल्स चाहिए होती हैं, जो ऑडिटर के पास या सीए के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। सेकेंड इज not an expert in authentication of document. Genuineness of document cannot be authenticated by him because he is not expert in this field. वो कभी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। वो सिर्फ उनकी रिलायबिलिटी चेक कर सकता है कि डॉक्यूमेंट रिलायबल है नहीं है। वो कभी भी ये सर्टिफाई नहीं कर सकता हाँ ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसने खुद ने नहीं बनाए। अब एक चीज मुझे बताना सोच के, अब कोई डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मैंने ही बनाया है। बट कोई डॉक्यूमेंट दीपांशु सैनी ने बनाया है, मैं उसको सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं 100% ये कह सकता हूँ कि हाँ दीपांशु ने बिल्कुल ठीक बनाया होगा वो? नो क्या मैं सर। उसको ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नो नहीं। सर। तो ऑडिटर कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है सिर्फ उसे। समझे? थर्ड इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, और ऑडिट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। जैसे इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ विच में बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। आपको इसकी हिंदी बताता हूँ एक बार। अब आप लोगों ने सुना है कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि 4 बजे रेड डालते हैं, मतलब ऑफिसर्स आ जाते हैं कि खोलो दरवाजे, सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे, कभी भी वो आ जाते हैं रेड डालने। क्या ऑडिटर ये काम कर सकता है कि बिना बताए एट ए स्पॉट चला जाए वहां पे और बोले डॉक्यूमेंट जल्दी से दिखाओ मुझे? नो सर। जैसे रेड मूवी देखी है आप लोगों ने, देखी होगी शायद रेड मूवी, तो जो अजय यस। देवगन की है, उसमें वो दीवारें भी तुड़वाता है। जैसे एक वेल होता है उनका, कुआं होता है, कुएं में भी वो मतलब कंस्ट्रक्शन करवाता है, सीढ़ियां भी तुड़वा देता है वो उनकी। कि ये पावर्स ऑडिटर के पास होती है? सुना है कभी नहीं। ऐसा? नहीं। तो वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो लीगल पावर्स ही नहीं है। कंपनीज एक्ट नहीं या फिर आईसीएआई ने उसको अप्लाई ही नहीं कर सकता कि आप सामने वाले को फोर्स कर सकते हो। वो सिर्फ, सुनो ध्यान से एक बार, वो सिर्फ सामने वाले को रिक्वेस्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो कभी भी फोर्स नहीं कर सकता। फोर्स वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है बस, क्योंकि उसके पास फोर्स करने की लीगल पावर नहीं होती। ओके। देन रिस्पॉन्स, ये दीपांशु ने जो बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और बुक कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी नहीं होती। ओके, तो मैं चार्ट बनवाऊं आपको एक, दोनों का चार्ट बनवा रहा हूं मैं, स्कोप आउटसाइड का भी और इनसाइड का भी। दैट इज, स्कोप में दो चीज आ गई। पहला, बना लेना ये चार्ट, मेगा चार्ट है ये, और एक कॉपी लगा लेना अपने ऑडिट की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड में क्या चीज आती है? पहला हमारा डिस्क्लोजर, फिर रिलायबिलिटी, एंड थर्ड इज एरिया।
निमोनिक बाद का खेल है कि जब हमें चीजें याद नहीं होती तब मैं निमोनिक बताऊंगा आपको। निमोनिक मतलब होता है कि कोई शॉर्ट फॉर्म निकालने की, जैसे DAR या फिर RAD, कुछ भी निकाल लो, वो बाद वाली चीजें हैं जब हमें चीजें याद नहीं होती। फर्स्ट प्राइमरी फेज से हम ट्राई करेंगे कि हमें ऐसी कैसी चीजें याद हो जाए विदाउट एनी निमोनिक। ठीक है। और आउटसाइड में क्या नहीं, मतलब क्या चीज आउटसाइड में आती है? पहला इन्वेस्टिगेशन, सेकंड ऑथेंटिकेशन। ये आपको अंदर से पढ़ लेना है, जो ये मेन वर्ड से जो आपको लिख के आने हैं, और अंदर का आप अपनी तरफ से बना सकते हो, और जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हो एक बार। इन्वेस्टिगेशन, ऑथेंटिकेशन, फिर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड अदर which requires different skill set that is not within his competence, कि जो उसके कंपिटेंस में नहीं आती वो चीज भी वो परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए फटाफट। स्कोप हमारा कवर हो गया है। एनी डाउट? लिख लीजिए इसको अच्छे से। No, sir, no doubt. ओके, दीपांशु आपको कोई डाउट? दुआ? नो सर। ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं फिर। अंदर से ही कुछ पढ़ समझना है आपको। यहाँ पे जो मतलब कोई कंटेंट दिया गया हो तो रीड कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना कल फिर। ठीक है। अब हमारा वो टॉपिक आने वाला है कि अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन बना ना, तो 90% चांसेस है कि क्वेश्चन यहां से बनेगा। 90% चांसेस है। दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है क्या होता है। देखिए, समझना एक बार। पहले कंटेंट सुनो क्या होता है, फिर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट क्या होता है? Book. छुपी हुई। और लिमिटेशंस मतलब कमियां। दैट इज लूप होल्स। ओके, मतलब छुपी हुई कमियां। अब सर कैसे, ये बताओ, वो हम देखते हैं अभी। पहले इसका बेस समझो। किसका बेस क्या है? इसका बेस यहाँ पे क्या है? जैसा कि हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि जो ऑडिटर होता है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता है। पर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, मतलब छुपी हुई कमियां होती हैं एफएस में, जिसकी वजह से वो कभी भी एब्सोल्युटली नहीं बोल सकता। जैसे सर एग्जांपल देके बताओ, क्या छुपी हुई कमियां होती क्या, हमें बताओ, हमें नहीं समझ में आ रहा। अब जैसे मैनेजमेंट एफएस बनाती है, अब आप लोगों ने पता है एफएस बनाते टाइम वो काफी सारी अजम्पशंस यूज करती है। वन ऑफ अजम्पशन इज दैट इज गोइंग कंसर्न। मतलब वो एज्यूम करती हैं कि हम लोग फॉर एवर फ्यूचर में चलते रहेंगे। बट क्या ये पक्का है, श्योर है ये कि वो चलेगी ही चलेगी? या कल को ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता जिससे कि फर्म बंद हो जाए? बताइए। हो सकते हैं डेफिनेटली। तो Yes, क्या sir. ऑडिटर इस चीज पे, अजम्पशन के ऊपर 100% गारंटी दे सकता है कि हाँ भी मैं जो मैं 100% कह रहा हूँ कि फॉर एवर चलेगी ही चलेगी, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है इसका? क्या ऑडिटर कह सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एजम्पशन क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन, छुपी हुई कमियां। क्योंकि एफएस कुछ डिसीजंस की बेस से बनी होती है, कुछ अनुमान की बेसिस से बनी होती है, और अनुमान हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है मैनेजमेंट ने ये बोला हो कि हम लोग फॉरएवर चलेंगे, बट कल को आग लग जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए जिससे कि कंपनी बंद हो जाए, तो ऑडिटर कभी भी 100% ये नहीं कह सकता हाँ एंटिटी बिल्कुल फॉरएवर चलेगी। वो सिर्फ रीजनेबली कह सकता है। ओके। और सेकंड कमी कौन सी? जैसे आप कह सकते हो, अब कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया ऑडिट करने के लिए, ये डॉक्यूमेंट बनाया किसने है?
मैनेजमेंट ने बनाया है, और ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैनेजमेंट ने उसके अंदर बोगस चीजें यानी फेक चीजें डाल दी हो और मेरे को वो ट्रू बता दिया हो। पॉसिबल है ये चीज? डेफिनेटली है। तो इसीलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट नहीं ले सकता। मतलब बोगस और फ्रॉड डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या है? एक इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्युटली नहीं बोल सकता। बाकी वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले समझो इस चीज को। इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट लिमिटेशन होती है छुपी हुई कमियां जो ऑडिटर के सामने नहीं आती और जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। दैट्स वाई। और एक चीज और कह सकते हो, जैसे इन्वेस्टिगेशन। अब जैसा हमने आउटसाइड द स्कोप में पढ़ा दीपांशु, अभी हमने आउटसाइड द स्कोप में पढ़ा कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो 100% कह सकता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि रेड कर रहा है, वो भी डीपली वेरीफाई कर रहा है। बट जब वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकता तो वो 100% भी नहीं दे सकता। आया समझ में? राइट। तो यस ये सर। हमारी होती है इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देके चलता है। तो इसको हम करते हैं अभी रीड। व्हाट डू मीन बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस? The process of audit suffer from certain inbuilt limitations due to which auditor cannot obtain the absolute assurance that affairs are free from material misstatement due to fraud or error. अब ऑडिट के अंदर ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ छुपी हुई कमियां होती हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। एब्सोल्यूट एश्योरेंस किस चीज की? कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। These fundamental limitations will arise due to the following factors. और ये मिसस्टेटमेंट इन फैक्टर्स से अराइज हो सकती हैं। दीपांशु दुआ, एक बार मुझे रिपीट करो कि इनहेरेंट लिमिटेशन के बारे में क्या समझाया आपको, क्या होता है ये? व्हाट डू मीन बाय इनहेरेंट लिमिटेशन? अंदर की कमियां सर, फाइनेंशियल स्टेट जोर से बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। अंदर की कमियां, जैसे अंदर की कमियां सर, जैसे जैसे एग्जांपल दो कोई। कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गोइंग कंसर्न और और एस कंप्लाई करे या नहीं करे। दीपांशु आप बताओ। यस सैनी। सर, जैसे कोई ऑडिट के प्रोसीजर्स थे, जैसे हम वो आपने बताया था एसेट एंड लाइबिलिटीज वाला पॉइंट है, हाँ जिसमें हमने सिर्फ एसेट एसेट को चेक कर दिया, लाइबिलिटीज को चेक नहीं करा। तो प्रॉपर चेक करना होता है, ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से गलती हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में 100% होती है, ऑडिट में हम वो 100% नहीं करते ना, मतलब ठीक है। सैंपलिंग और बेसिस इनहेरेंट करते लिमिटेशन क्या होता है? हैं। इनहेरेंट मतलब ये वो इनबिल्ट लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। जैसे सर, मैनेजमेंट ने अगर फ्रॉड में अगर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है, तो क्या पता वो फेक इनवॉइस बना के ऑडिटर को दे दे, एग्जैक्टली। तो जिससे ऑडिटर ऑडिटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर उसमें एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं कर कुछ सकता। भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है? उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है। दीपांशु, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है? दोबारा सुनो आप दुआ। इनहेरेंट लिमिटेशन होता है कि छुपी हुई कमी जिसकी वजह से ऑडिटर वेरीफाई नहीं कर सकता 100%। मतलब जो चीजें उसके हाथ में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो 100% वेरीफाई नहीं कर सकता, वो होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। और वो इनहेरेंट लिमिटेशन इन फैक्टर से अराइज हो सकती हैं। दीज फंडामेंटल लिमिटेशंस विल अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि वो इन फैक्टर्स से अराइज हो सकती हैं। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। थर्ड, नोट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ, टाइमलीनेस। एंड फाइव इज फ्यूचर इवेंट्स। ये मैं नोटपैड पे समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। फर्स्ट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन अराइज होती है। जैसे एफएस के अंदर काफी सारी अजम्पशंस और जजमेंट्स लगी होती हैं, और ऑलवेज देयर इज अ रिस्क दैट अजम्पशंस और जजमेंट माइट बी रॉन्ग। तो पहली लिमिटेशन कहां से राइज होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। बड़े इसको एक बार देखो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन involves making of many judgments by the management. These judgments may involve subjective decisions or degree of uncertainty.
Therefore, auditor may not be able to obtain the absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. एफएस बनाते टाइम मैनेजमेंट काफी सारी जजमेंट्स, काफी सारी अजम्पशंस यूज करता है और हमेशा ये चांसेस बने रहते हैं कि वो अजम्पशंस गलत भी हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑडिटर कभी भी 100% अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। सेकंड, कंट्रोल्स मे नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशन। अब मान लो कंट्रोल्स यहाँ पे लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट मान लो टैली यूज कर रही है। अब अगर टैली में कोई डिफेक्ट हुआ और उसने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दी, तो उसमें ऑडिटर क्या करेगा? जब हमारा सॉफ्टवेयर ही डिफेक्टिव हो, तो वो भी क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन इन केस ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड इज, कंसिडर फॉर एग्जांपल दैट मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी हैज a device control that all the purchase bills should reflect the stamp and signature of authorized personnel in good receiving section of the company stating the date and time of receiving the goods in premises. It is an example of internal control device by the company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for goods which have been actually received. Now what happen if concerned accountant and a fresh person in good receiving section colludes? इसमें क्या मतलब है? बड़े ध्यान से सुनना। लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है, दैट इज दीपांशु दुआ। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने गेट के ऊपर बिठा दिया, ये मैंने गेट के ऊपर बिठा दिया और मैंने दीपांशु को बोला कि दीपांशु अगर कोई भी ट्रक या फिर कोई भी गाड़ी प्रीमाइसिस के अंदर आए गुड्स वगैरह लेके, तो सबसे पहले आपको उस पर अपनी क्या लगानी है? स्टैंप लगानी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से गुड्स एक्चुअल में प्रीमाइसिस में रिसीव हुए हैं और पेमेंट सिर्फ उन्हीं गुड्स की मुझे करनी हो फिर। ठीक है, अब ये क्या है? एक मैंने सेफ्टी मेजर लगा दिया ताकि कोई भी बोगस परचेज बिल ना आ सके और बोगस परचेज का पेमेंट मैं ना कर सकूं। अब व्हाट इफ कि मैंने फेक इनवॉइसेस लगाए और उस पे दीपांशु ने स्टैंप भी लगा रखी है, बताओ फिर क्या कर सके? मतलब कंट्रोल तो लगाया, सेफ्टी मेजर तो लगाया, बट जिस पर्सन को मैंने अथॉरिटी दी थी कि वही गुड्स आएंगे जिस पर आपकी स्टैंप लगी हुई होगी, उसने झूठी स्टैंप लगा दी, तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा? तो ये क्या हुआ? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपको एक और चीज समझाऊं मैं, थिंग्स अपार्ट छोड़ो। देखो, एक हम अलग टॉपिक करते हैं थोड़ा सा। एक वर्ड होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? सुनना ध्यान से, देखो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इंटरनल कंट्रोल हमारा होता है सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स क्या होता है? जो मैनेजमेंट अप्लाई करता है ताकि हमारी कोई भी मिसस्टेटमेंट वो प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट हो सके। ओके, मतलब कोई भी मिसस्टेटमेंट ना आए, उसके लिए मैंने कोई सेफ्टी मेजर लगा दिया। उस सेफ्टी मेजर को हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। अब मैनेजमेंट ने ये बोला था कि हम सिर्फ उसी परचेज का पैसा देंगे जो गुड्स हमको रिसीव होंगे, तो जो गुड्स हमें रिसीव नहीं हुए उनका पैसा भी हम पे नहीं करेंगे। ओके, अब गुड्स रिसीव करने की अथॉरिटी दीपांशु की थी, गुड्स एक्चुअल में तो रिसीव हुए नहीं, बट इनवॉइस पे क्या लिख दिया? रिसीव, ताकि पेमेंट हो सके और बोगस परचेज दिख सके। तो ये भी क्या है? कि इनहेरेंट लिमिटेशन है। ओके, सेकंड इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? दीपांशु एक चीज बता रहा है मुझे, दुआ। अब मान लो 1000 इनवॉइसेस आपके सामने आए हैं, तो 1000 में से आप कितने चेक करोगे अप्रोक्सीमेट? 100 या 200। 100 या 200। और क्या आप 100-200 चेक करके ये 100% कह सकते हो कि बचे हुए 800 में कोई मिस स्टेटमेंट ही नहीं होंगी? नो। बिल्कुल भी नहीं कह सकते ऐसा। ओके, वो क्या है फिर? हमारा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिसके जरिए मैं कभी भी 100% ये नहीं कह सकता कि जो चीज मैंने चेक करी है वो 100% सही ही होगी। यहां से भी लिमिटेशन राइज हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज 100% चीज में वेरीफाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। The auditor carries out his work by obtaining the audit evidences through performance of audit procedures. However, there are some practical or legal limitations on the ability of the auditor to obtain the audit evidences. अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की वजह से भी लिमिटेशंस राइज हो सकती हैं। जैसे कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लीगल लिमिटेशंस होती हैं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं।
प्रैक्टिकल कैसे, जैसे मान लो 1000 इनवॉइसेस है, अब 1000 के 1000 वेरीफाई करना तो पॉसिबल नहीं है। 1000 में से कितने वेरीफाई करूंगा मैं, 200 या 300? तो बचे हुए 700 हैं, क्या उसमें क्या हो, कोई डिफेक्ट हो? तो वो क्या हो गया हमारा प्रैक्टिकल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन क्या, कि लॉ ने ऑडिटर को प्रोहिबिट किया हुआ है। किस चीज के लिए प्रोहिबिट किया हुआ है, कि आप मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। जब ऑडिटर फोर्स ही नहीं कर सकता, तो मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं मिलेंगे, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो वो 100% कैसे बोल सकता है, बोल ही नहीं सकता ना। जब 100% उसको मिले ही नहीं है, तो 100% की वेरिफिकेशन वो कैसे कर सकता है, राइट दीपांशु सैनी? सर तो इसीलिए सेकंड इज, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लीगल लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस, वो सारे ट्रांजेक्शन वो टेस्ट नहीं कर सकता, वो क्या होगी इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन। या मैनेजमेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करवाए, और ऑडिटर उनको फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप फोर्स नहीं कर सकते, तो वो क्या हुई लीगल लिमिटेशंस। आया समझ में? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ इसमें, नो सर। रिवाइज करवाऊंगा, ये थोड़ा सा हैवी कंसेप्ट है। थर्ड देखिए क्या है, ऑडिटर ऑथेंटिकेट करने के लिए एक्सपर्ट नहीं होता, इसीलिए हो सकता है कि ऑथेंटिकेट वो ना करे, और जो डॉक्यूमेंट उसको मिले हैं वो डॉक्यूमेंट गलत निकल जाए। और फिर इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट एंटिटी मे हैव एंटर्ड इनटू सम ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, such transaction may only be paper transactions, may not have actually occurred. The auditor may not be aware of such related party relationship, or audit procedures may not be able to detect probable wrongdoing in such transaction. हो सकता है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जिसके मुझे एविडेंसेस ही ना मिले हों, तो उसमें भी ऑडिटर कैसे कर सकते हैं वेरिफिकेशन। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो ऑडिटर है वो 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। कहां से रही जो 3 इनहेरेंट लिमिटेशन, पहला फाइनेंशियल, सामने देखो एक बार, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, या फिर ऑडिट प्रोसीजर से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कैसे, क्योंकि उसमें काफी सारी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। ऑडिट प्रोसीजर से कैसे, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल या फिर लीगल लिमिटेशंस होती हैं, दैट्स व्हाई। एक बार इसको ग्रैब करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, एक बार पढ़ो इसको। दीपांशु, जमाई क्यों ले रहा है भाई, बोरिंग लग रहा है क्या? हाँ जी। हाँ जी। नहीं। अब एक चीज बताओ, एक बार इसको रीड कर लीजिए ओवरऑल, फिर आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट और करवाते हैं इसमें। कंटेंट थोड़ा मतलब मुश्किल तो है, बट करना तो है ही, ये भी हमें छोड़ना थोड़ी है सब। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किसी को दोबारा पूछना है क्या कि इनहेरेंट क्या होती है, दोबारा रिपीट करो, क्या हो गया? करवा दो सर एक बारी। देखो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है, कि देखो बेस इसका समझो क्या होता है। बेस ये होता है कि ऑडिटर कभी भी 100% वेरिफिकेशन एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो क्यों नहीं होता, क्योंकि एफएस में काफी सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, छुपी हुई कमियां होती हैं, जिसकी वजह से वो 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। ओके, जैसे हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कोई जजमेंट इन्वॉल्व करी हो, कोई अजम्पशंस लगाई हो, और अजम्पशंस हमेशा गलत होती हैं या फिर गलत हो सकती हैं, इस वजह से वो 100% वेरीफाई नहीं कर सकता। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या पता ऐसा हो कि मैनेजमेंट हमें एविडेंसेस ही ना दे, या फिर मेरे पास टाइम ही ना हो ऑडिट करने का, या फिर कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हो, जैसे मतलब मैं 100% इनवॉइसेस वेरीफाई ना कर पाऊं, तो यहाँ से भी कुछ छुपी हुई कमियां राइज हो सकती हैं। आया समझ में? इसका कोई एग्जांपल दे सकता है आप लोगों में से, बताइए कोई एग्जांपल। इसका दीपांशु,
किस इनहेरेंट लिमिटेशन का कोई भी आपके मन में कोई एग्जांपल आ रहा हो कि सर अच्छा ऐसे इनहेरेंट हो सकता है, ताकि मुझे एश्योर हो जाए मैं कि आप कंसेप्ट समझ गए हो। मेरे को तो उसका इनवॉइस का बहुत अच्छे से आता है सर। वो इनवॉइस, फेक इनवॉइस जो बोगस होता है, मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड कर दे तो ऑडिटर उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। और बताओ। और तो और इन्वेस्टिगेशन का आपने पहले ही बता दिया था कि इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है। बिल्कुल। और उसके अलावा फ्यूचर इवेंट्स वो गोइंग कंसर्न वाला था। ठीक है। चलो फ्यूचर मैं आपको रियल केस तो बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था जब मैं आर्टिकलशिप में था। सुनना ध्यान से। ठीक है। एक बार क्या हुआ, हम जैसे एबीसी कंपनी कोई भी है उसकी ऑडिट करने गए हुए थे। तो भाई उसकी टर्नओवर कितनी थी, लेट्स से 450 सीआर के आसपास उसकी टर्नओवर थी, इलेक्ट्रिकल का काम था उसका, मैन्युफैक्चरिंग का। तो भाई उसकी सेल इनवॉइसेस थे उसमें। सेल इनवॉइस कितने थे दीपांशु उसकी, लेट्स से मेरे ख्याल से 25,400 कुछ इनवॉइस थे उसके। ठीक है। अब 25,400 इनवॉइस है हमारे पास 2 महीने तो ऑडिट करने के, मतलब 1 अगस्त को गए थे हम। और 30 सितंबर को आपको पता है रिपोर्ट देनी होती है मैक्सिमम। तो 2 महीने थे हमारे पास। अब 25,400 इनवॉइस, अब ये तो है नहीं कि हमें सिर्फ ऑडिट ही करनी हो, सिर्फ सेल ही वेरीफाई करनी हो। और भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे एसेट भी हो गई, परचेज भी हो गई, एक्सपेंस भी हो गए। तो करे क्या भाई। अब हमें मतलब मैं गया था वहां पे और एक जूनियर गया था, तो हमारे सर हमें बोलते कि प्रिंस आप ऐसा करो, 25,400 इनवॉइस है, तो आप 10% इनवॉइस चेक करके आ जाओ। तो मैंने उसमें से 2540 कुछ इनवॉइस लेके 2600 इनवॉइस लेके चेक कर लिया था। जो मतलब मिक्स वैल्यू के थे, कि कोई 1 लाख रुपए की वैल्यू का था, कोई 80,000 वैल्यू का था, कोई कितनी वैल्यू का था, मतलब मिक्स करके शफल करके जो इनवॉइसेस हाथ में वो मैंने वेरीफाई कर ली। ठीक है। वो भी ऑडिट पूरी होगी, हमने उस पर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, मतलब बिल्कुल ठीक है सब कुछ, ऐसा ओपिनियन हमने दे दिया। तो भी हो गई बात सारी। ठीक है। अब मेरी तो सीए हो गई थी, मैंने रिजाइन कर दिया था, वहां से आर्टिकलशिप पूरी हो गई थी। तो हुआ क्या, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हम बैठे थे साथ में, तो वैसे ही बात चल पड़ी उसी क्लाइंट की, एबीसी की। तो वो लोग बोलते हैं कि प्रिंस आपको पता है कि उनका केस लग गया हमारे ऊपर। बोलो सर केस किस चीज का, कि आपने मतलब हमने जो ऑडिट की थी उसकी एबीसी की। तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने सेल अच्छे से वेरीफाई नहीं करी, और ऑडिटर के ऊपर 2 लाख का फाइन लगा दिया, इसीलिए कि आप लोगों ने सेल अच्छे से वेरीफाई नहीं करी। ठीक है। अब मैं बोला सर ऐसे कैसे लगा दिया फाइन उन्होंने, अब हर कोई 25,000 इनवॉइस चेक थोड़ी ना कर सकता है। ये बताओ, वो तो लिमिटेड ही चीज होते हैं जो चेक कर सकते हैं, इतने सारे इनवॉइसेस कौन चेक करेगा, हो ही नहीं सकता एक चीज तो फिर हमने मतलब फाइन थोड़ी ना भरना था, वो तो अभी मतलब आया था नोटिस ऐसा। तो सर ने उसमें क्या रिस्पॉन्स दिया था कि देखो ये ना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि हम 25,400 इनवॉइसेस चेक करें। एक नेचुरल या प्रूडेंट बंदा 10 या 20% ही चेक कर सकता है। और ये चांस हमेशा बना रहता है कि जो इनवॉइसेस बचे हुए हैं उनमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल ही नहीं है कुछ भी चेक करना। आया समझ में। तो अब ये बताओ, वहां पे अगर हम ऐसा सर्टिफाई कर देते, जब हमने रिपोर्ट इश्यू करी थी 2022 में, हमने वहां पे ना रीजनेबली बोला था। अगर हम वहां पे एब्सोल्युटली बोल देते कि हमारे अनुसार एफएस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, 100% ठीक है, तो हम फंसते फिर कि भी जब आप लोगों ने 25,400 वेरीफाई नहीं किए हैं, तो आप लोग 100% कैसे कह रहे हो कि ठीक है। आप लोग रीजनेबली बोलो। और हमने रीजनेबली ही बोला था, एब्सोल्युटली नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था, क्योंकि हमें पता था कि हमने सिर्फ 2500 चेक किए हैं, बचे हुए 22,500 अभी भी बाकी हैं, और हो सकता है कि उनमें क्या हो, डिफेक्ट हो। इसीलिए ऑडिटर कभी भी एब्सोल्युटली नहीं बोलता, क्योंकि कुछ छुपी हुई कमियां होती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, इसको बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। तो फिर जब आईसीआई के वहां से नोटिस आया, तो वहां पे वो वेव ऑफ कर दिया था, फाइन नहीं लगा था, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है फिर वो चीजें चेक करना। ऐसा हुआ था, ये कुछ टाइम पहले की बात है, रिसेंटली, बिफोर 6 मंथ ऐसा। सर जैसे मेरा इसी में एक सवाल है। बोलो। जैसे आपने चेक कर दिया हाँ। और उन्होंने फाइन लगाया, चलो लगाया, बाद में अगर कोई और ऑडिटर ऑडिट करता है और उसको मिल जाता है तो क्या होता है फिर सर? जैसे पिछले और ऑडिटर ऑडिटर के ये साथ। होता है, या तो पिछले वाले को वो कम्युनिकेट करेगा, जैसे अब जैसे अगले साल का ऑडिटर आप बने हो, तो आप मुझे कम्युनिकेट करोगे सर, सर पिछली बार आपने ऐसे ऑडिट की थी और मुझे आपके ऑडिट में ये डिफेक्ट मिला है, तो इसका क्या करना है अब। या तो मैं फिर अपनी रिवाइज कर दूंगा जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने दी है, अगर वो मटेरियल हुआ तो। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता इग्नोर कर दूंगा, ऐसा। नहीं, जैसे अगर मटेरियल हुआ तो फिर क्या हाँ। आप पे भी फाइन लगता है या फिर नहीं आप पे फाइन क्या? नहीं लगता, फाइन हमेशा जब लगती है जब मैं फंसता हूँ। आप तो ऑडिटर हो, आप मेरे ऊपर फाइन कैसे लगा सकते हो, कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से नोटिस आई ना, तो हो सकती है वो। तो तो हमें वो मेरे पास ऑडिटर एक, जैसे गवर्नमेंट को तो इन्फॉर्म करेगा, जैसे हमने लॉ में पढ़ा था कि ऑडिटर को फ्रॉड मिला तो गवर्नमेंट को तो बताएगा तो ही, या ऑडिटर फिर? को मैनेजमेंट का फ्रॉड मिला है तो करेगा ना, ऑडिटर का फ्रॉड मिला है, ये कहाँ पढ़ा था हमने। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना, वो तो मैनेजमेंट का फ्रॉड। देखो दीपांशु आप ऐसा कह सकते हो, जैसे मान लो पिछली बार मुझे फ्रॉड नहीं मिला था, मतलब 1 करोड़ से जो ऊपर था, बट आपको फ्रॉड मिल गया वो पिछली बार का। हाँ। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और आप मुझे कम्युनिकेट करोगे कि सर ऐसा ऐसा फ्रॉड मिला है 1 करोड़ से ऊपर का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए।
तो फिर मैं रिपोर्ट करूंगा फिर उसको उसी ओके टाइम पे जब आपने मुझे बोला है। ओके समझे? ऐसा कुछ ठीक है सर, सिनेरियो होता है। आगे सर। दीपांशु दुआ, आपको समझ में आया प्रैक्टिकल केस कैसा होता है? हाँ जी सर। इसीलिए फिर फाइन मतलब इसलिए हम लोगों ने ना 2022 में एब्सोल्युटली नहीं बोला था, क्योंकि हमें पता था जब हमने 100% वेरीफाई नहीं किया तो हम गारंटी कैसे दे सकते हैं। और अगर फिर भी मैंने गारंटी दे दी तो फिर वो तो फंसने वाला ही काम हो गया, है ना? इसलिए समझ आया? अब थर्ड देखो, इनहेरेंट लिमिटेशन थर्ड कहां से राइज हो सकती है? नोट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ऑडिट है, ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, तो इसीलिए ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं ले सकता, और इस जरिए से हमेशा वो रीजनेबल ही प्रोवाइड करता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारी चीज वेरीफाई भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो वो नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन में ना आपको बताऊं मैं, इन्वेस्टिगेशन में किस तरह की पावर्स होती है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे मान लो अभी ये एक अलमीरा है, ठीक है, अब इसमें लॉक लगा हुआ है, मैनेजमेंट कह रही है ऑडिटर को, यहाँ पे दो है, एक इन्वेस्टिगेटर और एक ऑडिटर। अब ऑडिटर ने बोला ये अलमीरा खोलो, मुझे इसमें से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम ये अलमीरा नहीं खोलेंगे, तो ऑडिटर क्या ताला तोड़ सकता है उसका? नहीं। बट अगर इन्वेस्टिगेटर है तो वो तोड़ सकता है। ऐसा ऑडिटर को वो पावर नहीं होती, तो इसीलिए ऑडिट हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इसीलिए ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। आया समझ में? और एक फिर हमारा है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। अब कोई इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो मैंने 4 महीने पहले ली थी, कोई एविडेंसेस ऐसा था जो मैंने 4 महीने पहले लिया था, अब उसके ऊपर ओपिनियन मैं आज देना चाह रहा हूं, तो हो सकता है कि टाइम बीत गया और उसकी रेलिवेंस भी कम हो गई हो। क्या पता वो इवेंट ही चेंज हो गया हो, क्या पता मेरे लिए वो इतना रेलिवेंट रहा ही ना हो। ओके, तो माइट बी पॉसिबल कि उस टाइम पे वो चीज ठीक थी, अब वो चीज खराब कर दी हो। जैसे अब एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, 1/4/24 को फिजिकल वेरिफिकेशन किया था किसका? इन्वेंट्री का, कि बुक्स में मैनेजमेंट ने 1 लाख की इन्वेंट्री दिखा रखी है, 1 लाख यूनिट्स की। मुझे फिजिकली वहां जाके देखना था कि एक्चुअल में 1 लाख है या नहीं है। अब 1/4 को मैं गया तो 1 लाख थी वो प्रॉपर। मैं रिपोर्ट कब दे रहा हूं? 30/9/24 को। क्या इस बीच पॉसिबल नहीं है कि मैनेजमेंट ने कुछ घपला कर दिया हो या कुछ चेंजेस कर दिए हो, है ना? तो कभी भी वो एब्सोल्युटली नहीं बोल सकता। इसीलिए टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिक्रीज द इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम, कि टाइम पास होने से, टाइम बीतने से इंफॉर्मेशन की ट्रस्टवर्दीनेस, इंफॉर्मेशन की जो सच्चाई है वो भी कम हो जाती है। मतलब 1/4 को मेरे हिसाब से इन्वेंट्री बिल्कुल सही थी 100%, बट क्या पता 30 सितंबर को वो सही ना हो, इसलिए वो एब्सोल्युटली कभी भी नहीं बोल सकता। The relevance of information decrease over time, and auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to strike between reliability of information and cost of obtaining it. और कभी कभार ये हो सकता है कि एविडेंसेस लेने की कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ रही हो, तो वहां भी मैं नहीं जा सकता, वो मैं नहीं ऑब्टेन कर सकता। अब जैसे मान लो मेरा एक क्लाइंट है, मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकल केस है, सुनो ध्यान से। अब मेरा एक क्लाइंट है जो कि तमिलनाडु का है, ऑनलाइन आया था वो क्लाइंट ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो तमिलनाडु का वो एक क्लाइंट है। तो कभी कभार जैसे वो नेटवर्क सर्टिफिकेट्स बनवा लेता है, टर्नओवर सर्टिफिकेट्स बनवा लेता है वो, कभी कभार मतलब एनओसी वगैरह बनवा लेता है किसी भी चीज का, आया समझ में? और कभी कभार ऑडिट भी करवा लेता है, मतलब उसको ठीक लगे तो, फर्म है वो, कोई कंपनी नहीं है। ओके, अब ये बताओ, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे रहा है, तो क्या मैं तमिलनाडु को चेक करने जाऊंगा? फीस मुझे वो 10,000 रुपये दे रहा है, मैं उसको चेक करने जाऊंगा तो 20,000 का तो मेरा खर्चा ही लग जाएगा। तो क्या मैं जाऊंगा वहां पे? नहीं। मैं क्या बोल दूंगा, भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या कर दो, मेरे को मेल कर दो, मैं बैठ के वेरीफाई कर लूंगा उसको। ऐसे ही होता है ना? तो और मैं वहां पे नहीं जा रहा तो पॉसिबल है कुछ ना कुछ घपला हो सकता है, क्योंकि जो चीज मैं जाके वेरीफाई करता हूँ वो तो अलग ही सीन होता है, देखो उसमें तो अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है। इसीलिए तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, मतलब अगर ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है एविडेंसेस लेना, तो कई बार ऑडिटर उसको नेग्लेक्ट कर देता है, और वो नेग्लेक्ट करना हो सकता है कि उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो, तो वहां से भी इनहेरेंट लिमिटेशन अराइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सर हाँ जी बोलो। सर वो खर्चा मैनेजमेंट नहीं देगी? वो डिपेंड करता है दीपांशु, कभी कभार मैनेजमेंट भी देते हैं और कभी कभार ऑडिटर खुद भी बियर करता है उस चीज को। वो पहले डिसाइड होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि कौन बियर करेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, एन ऑडिटर हु इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ए कंपनी सिंस लास्ट 2 years, ड्यूरिंग दिस 2 years, अच्छा चलो ये बात ना मैं आपको
एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ, सुनो, देखो प्रैक्टिकल मजा आएगा आपको सुन के ये वाली बात ना। अब यहाँ पे 1/4/2022 है, यहाँ पे ऑडिटर कौन अपॉइंट हुआ है? सीए दीपांशु। अब यहाँ पे एक साल बीत गया, 31/3/23, एक साल और बीतेगा, 31/3/24, एक साल और, 31/3/25। अब यहाँ पे ऑडिट किसने करी है? दीपांशु ने। यहाँ पे ऑडिट किसने करी है? दीपांशु ने। अब दीपांशु बात सुनो, ये 2 साल लगातार ऑडिट आप लोग कर रहे हो, तो तीसरे साल की ऑडिट बिना ऑडिट बिना एविडेंसेस लिए कर दोगे आप? बताओ। नो सर। मतलब बेशक से, मतलब नो यहाँ पे सर। क्या कह रहा है, मतलब दीपांशु का कहना क्या है कि मैंने 2 साल ऑडिट करी है, तो मैंने सारे एविडेंसेस ऑलरेडी ले रखे हैं, मुझे सब पता है। तो लो कहता है टाइम बीतने से इंफॉर्मेशन की ट्रस्टवर्दीनेस कम हो जाती है, तो आपको दोबारा से सारे एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि 2022 में मैनेजमेंट फ्रॉड में ना हो और अब फ्रॉड में हो जाए, तो इसीलिए आप कभी भी प्रायर एक्सपीरियंस को 100% उस पर बिलीव नहीं कर सकते। ये इसमें एग्जांपल आप लोग रीड कर लेना। और एक हमारा है पांचवा, जो इस बार मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, ये कंटेंट से आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे इसके अच्छे से दोबारा। फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट का क्या मतलब है? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली, एडवर्स इवेंट में सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी टू एंटिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न, द बिजनेस में cease to exist in future due to change in market condition, emergency of new business model. Therefore, in the view of above factor, the auditor cannot provide a guarantee that FS are free from material misstatement. दीपांशु एक बात बता मुझे दुआ, क्या ऑडिटर हाँ जी कभी ये सर। क्या ऑडिटर ये 100% कह सकता है कि फर्म कभी भी बंद नहीं होगी या कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी? नो सर। क्यों? क्योंकि मतलब कभी भी बंद हो सकती है वो तो। किन कारणों से हो सकती है दीपांशु? एक दो कारण बता मुझे, जैसे कि सोच के बता। फायर लगी। ठीक है, फायर लगी। और आगे तो और बोल। अ, कोई कुछ भी मार्केट फ्रॉड। कोई मार्केट में नया कुछ भी कॉम्पिटिटर फ्रॉड आ हो गया, गया। कोई मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, मेरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, में। हाँ हाँ जी। टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मेरी वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो गया, हाँ जी। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, पहले जैसे 2016 से पहले, शायद आप लोग तो उस टाइम बच्चे थे, उस टाइम पे 2-3 सिम और थी, नेटवर्क सिम, जैसे आइडिया, डोकोमो। यूज करिए वोडाफोन। कभी आइडिया डोकोमो? सुनी तो होंगी। डोकोमो सुनी है सर, डोकोमो मेरे पापा ने भी ली थी शायद, हाँ, मुझे से डोकोमो और याद नहीं। आइडिया थी। अब ये तो 2016 से पहले, जियो आने से पहले, इनका जो मार्केट कैप्चर था वो बिल्कुल बूम पे था। हर बंदे के पास डोकोमो थी, हर बंदे के पास। हाँ। आप ये बताओ, सुनो, आप देखा, सुनो ध्यान से, बस एक लाइन हो रहा है। जब 2016 में डोकोमो के ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा, क्या उसने ये बोला होगा कि मैं गारंटी दे रहा हूं डोकोमो कभी भी बंद नहीं होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कल को कोई और कंपनी आ सकती है और डोकोमो को बंद कर सकती है। इसीलिए फ्यूचर इवेंट्स क्या लीड करते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन अराइज करते हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। अगले साल क्या हुआ? जियो आ गई, और जियो किसको खा गई? डोकोमो को खा गई। सब। अगर उस दिन उसने बोला होता कि वो रेगुलर चलेगी तो गलत हो जाता ना। वो गारंटी कैसे ले सकता है कि वो फ्यूचर चलेगी, जब कल को कुछ भी हो सकता है, मार्केट चेंज हो सकती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो एक बार पूरा पढ़िए, एक बार मैं क्या आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, चार्ट बनाना है इसका, वन बाय वन, सुनना ध्यान से, पहले मेरी बात सुनो। हम पढ़ क्या रहे हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस। अब इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती हैं? सम लूप होल्स ड्यू टू विच, लिख लेना ये, ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी दैट FS are free from material, मतलब ये वो लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से ऑडिटर गारंटी प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये किस किस वजह से अराइज होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन अराइज ड्यू टू, पहला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
सेकंड, ऑडिट प्रोसीजर्स। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होती हैं। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसलिए वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। देन एक और बताओ, फ्यूचर इवेंट्स, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो ऑडिटर कभी भी ये नहीं बोल सकता कि वो हमेशा चलेगी ही चलेगी। देन टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि हो सकता है कि जो हमारी एंटिटी है वो फ्यूचर में ना चले और जिसकी वजह से कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। ऐसा फ्यूचर इवेंट हो तो टाइमलेस मतलब क्या, कि जो 2 साल पहले इंफॉर्मेशन मैंने ली थी हो सकता है वो के बाद मैं एप्लीकेबल हूँ। समझ आया? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार जल्दी से। नहीं? नो सर। चलिए इसका कोई क्वेश्चन करे। यस सर। क्वेश्चन बैंक में नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है? टिल देन हम पुराने वाले कंटिन्यू करेंगे, कुछ दिनों में बन जाएंगे। ये नोट्स भी मैंने आपके अटेम्प्ट से शुरू किए हैं अभी। सर आपने सभी चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं? हाँ पूरे सबके, सिर्फ 4th चैप्टर के रहते हैं, वो भी बन जाएंगे अभी, ऑलमोस्ट बन गए सबके। तो सर आप पीडीएफ प्रोवाइड करोगे या वैसे फिजिकल कॉपी भी करोगे? पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, अगर ओके ये तो सर। सारा हो जाएगा। हाँ ये तो एडवांटेज आ गई। दीपांशु, अपने प्रिंट आउट निकलवा लिया? मैंने अभी वन दुआ का ही निकलवाया है। दुआ 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 नो सर, अभी तो नहीं निकलवाया। भाई निकलवा लेना इसको, ठीक है? ठीक है। ओके चलो सर। एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आओ जल्दी से। अभी 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 तो था ये क्वेश्चन, किधर गया? देखो, देखते हैं किस जिसके कंसेप्ट क्लियर होगा ना उसको ही क्लिक होगा ये क्वेश्चन। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or form. Such an examination is conducted with the view to obtain the to express an opinion. Explain, state clearly how the person conducting this task should take care to ensure that FS would not mislead anybody. बताओ वही सर, कैसे एक एंटिटी। ऑडिटर, बताइए। नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड वाला सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये बात यस दीपांशु सर। आपको? ये D2 आपको क्लिक किया दीपांशु 2? हाँ जी। यहाँ पे देखो ये 2 बार आया भी हुआ है, आरटीपी में भी और एमटीपी में भी। अब चलो दीपांशु दुआ, इसका मुझे आंसर बताना आप, 11th का। The objective of the audit is to obtain the absolute assurance about whether FS are free from material misstatement. Correct or incorrect? सर एक बार दोबारा बोलना। The auditor, the objective of the audit, सुन ध्यान से, the objective of audit is to obtain the absolute assurance about whether FS as a whole are free from material misstatement. Correct or incorrect? रीजनेबल सर। तो ये करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ? दीपांशु तो पोज हो गया। दीपांशु सैनी आप बताओ। इनकरेक्ट है सर, रीजनेबल इनकरेक्ट, एश्योरेंस चाहिए। एग्जैक्टली, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए उसको। ये बताओ एक बार, सीए जतिन is the auditor of JP Limited. The auditor expressed his opinion on the financial statement without ascertaining as to whether financial statement as a whole are free from material misstatement. Explain with respect to ऐसे 200। 3 नंबर में आ चुका है ये, पहले मई 2022 में आया था। बताओ क्या आना ओवरऑल चाहिए इसमें? ऑब्जेक्टिव। कैसे ओवरऑल पता चला? ऑब्जेक्टिव ऐसे 200। और सर उसने वैसे भी वो चेक नहीं करा है उसने।
हाँ एग्जैक्टली। दीपांशु तो आपको समझ में आया? यहाँ पे लिख रखे ना साफ साफ, किसने ओपिनियन दे दिया, कुछ चेक ही नहीं किया, तो भाई ऑब्जेक्टिव तो पूरे करने ही पड़ेंगे उसको। बिना ऑब्जेक्टिव के कैसे चेक कर सकता है वो? देखो ये क्वेश्चन करते हैं एक बार। 26 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं करवाऊंगा ये। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर obtain the absolute assurance that the FS are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitation of an audit. Explain. मतलब ये क्या कह रहा है कि ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, मतलब कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता कि एफएस हमारी फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन को एक्सप्लेन करो, कहां से राइज होती है वो बताओ। कौन कौन सी बताओगे दीपांशु दुआ? ऑडिट प्रोसीजर। क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बोलें? इनहेरेंट लिमिटेशंस कहां कहां से राइज होती है वो बताओ। सर एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली, हाँ। और और ऑडिट प्रोसेस, फ्यूचर ठीक है, इवेंट। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें ये, कि वो पहले बताएगा कि ऑडिटर एब्सोल्यूट लेगा, एब्सोल्यूट नहीं लेगा, रीजनेबल लेगा, क्यों, तो हमें बताना है इन कारणों की वजह से। सर ये कितने नंबर के आते हैं, अगर आते हैं तो ये वाले इस ये टाइप के? 4 या 5 नंबर में आता है मैक्सिमम। ओके सर। बस इतना ही है इसमें तो। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, देखो इनहेरेंट लिमिटेशंस, हमने पहले स्कोप पढ़ा। स्कोप में हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटर क्या चीज कवर करता है, क्या चीज कवर नहीं करता है। ऑडिटर कवर करता है पहला, ऑल द एक्सपेक्ट डिस्क्लोजर रिलेबिलिटी। क्या कवर नहीं करता? आउटसाइड द कॉम्पिटेंस, बोलो सब लोग साथ में, आउटसाइड द कॉम्पिटेंस, नोट इन द नेचर ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड नोट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इनहेरेंट लिमिटेशन कहाँ कहाँ से राइज होती है? पहला, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जजमेंट को कभी भी ऑडिटर गारंटी नहीं कर सकता। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर की वजह से कैसे? क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर में कुछ प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से वो कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर पाता, और वो कंप्लीटली परफॉर्म भी नहीं कर पाता, वो गारंटी कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इसलिए कुछ कमियां होती है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ओवर द टाइम। कभी कभार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ली होती है और ओपिनियन मैं बाद में प्रोवाइड करता हूँ, तो टाइम के पास होने से, टाइम के बीत जाने से कभी कभार हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसकी रेलेवेंस भी कम हो जाती है। फिर फ्यूचर इवेंट की वजह से, कि कल को कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो कभी भी गारंटी नहीं कर सकता कि एंटिटी फॉरएवर चलेगी ही चलेगी। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। फिर डाउट तो मुझसे पूछो, वरना मिलते हैं कल। एनी डाउट? नो सर। शैल आई एंड द मीटिंग? दीपांशु अच्छे से पढ़ देना, ठीक है? हाँ जी सर।